नमस्ते, मेरा नाम है सिद्धांत और आप देख रहे हैं द ललन टॉप का स्पेशल वीकली सेक्शन अर्थात साथ में है फ्रेम में अंशुमान तिवारी, इंडिया टुडे हिंदी के संपादक और अर्थात के कलमकार की बातों से हम लोग थोड़ा रोज हर हफ्ते मैं तो लगभग लगभग हफ्ते में 2-4 बार ही फोन कर देता हूँ, इनरिच होते रहते हैं कि जो आर्थिक गतिविधियां हैं और जो समाज है, जो आगे बढ़ रहा है धीरे धीरे खुलने के तल खुलने के रास्ते तलाश रहा है, उसमें हम कहाँ खड़े हैं, आगे क्या चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों के समाधान क्या है। अंशुमान जी, सबसे पहले तो हम बात करेंगे, जो एक रवायत भी है कि इंडिया टुडे हिंदी का अंक हम इस बार क्या पढ़ रहे हैं। जाहिर सी बात है कि पोस्ट कोविड वर्ल्ड की ही अब बात हो रही होगी या इंट्रा कोविड वर्ल्ड की ही बात हो रही होगी, पोस्ट लॉकडाउन वर्ल्ड की बात हो रही होगी, फिर भी क्या है। कोविड के बाद, कोविड के दौरान सिद्धांत और कोविड के बाद एक जो बहुत बड़ा बदलाव भारत में आ रहा है वो एजुकेशन में आ रहा है। और हमने देखा कि स्कूल लंबे समय के लिए बंद हो रहे हैं। ऑनलाइन एजुकेशन और ई एजुकेशन को नए सिरे से स्टेब्लिश करने की कोशिश की जा रही है। भारत में भी इसका बुनियादी ढांचा तैयार नहीं है, अभी इसके कैरिकुलम तैयार नहीं है, अभी स्कूलों की तैयारियां वैसी नहीं हैं, तकनीकी अड़चने और बाधाएं कई तरीके की हैं। तो ये पूरा जो नया एजुकेशन सेटअप आने वाला है, जो बाय फोर्स कोविड के कारण, स्कूल बंद होने के कारण हमारे सामने आ रहा है, वो कैसा होगा और ये कैसी होगी टेली एजुकेशन की दुनिया, कैसी होगी ये ई एजुकेशन की दुनिया। ये क्या हमें हमें बढ़ाएगी या हमारे यहाँ बहुत सारे लोगों को एजुकेशन के सिस्टम से बाहर कर देगी। बहुत सारे जो बहुत सारे बच्चे जो ई एजुकेशन का हिस्सा नहीं बन पाएंगे, उनका क्या होगा। कैसे राज्य सरकारें, केंद्र सरकारें इस नई एजुकेशन की चुनौती से जूझने की कोशिश कर रही हैं। ये पूरा अंक इस पर केंद्रित है। और इसके साथ हम इसमें ये भी बात करेंगे कि सरकार ने जो 20 लाख करोड़ का स्टिमुलस पैकेज दिया है, ये वास्तविकता में है क्या, इससे अर्थव्यवस्था को कोई भला होने वाला भी है कि नहीं, और इसका कितना असर भारतीय अर्थव्यवस्था पर कब तक नजर आएगा। हाँ, और क्योंकि जो एजुकेशन वाली बात है, एजुकेशन वाली बात में ये देखकर लग रहा है कंपनियों के और हैंडसेट बनाने वाली कंपनियां जिस तरह से टैबलेट्स वगैरह पे अब ऑफर लेकर आ रही हैं, वो देखते हुए लग रहा है कि काफी अभिजात की किस्म की अब एक शिक्षा संरचना में हम लोग जा रहे हैं। शायद उसमें भारत के गरीब तबके का, मजदूरों का, उनके परिवारों का शायद एक कम रोल देखने को मिलेगा और उसका स्केप प्लान कि वो मजदूर उसको स्केप करके भी कैसे पढ़ाई कर ले, ये एक एकदम रोचक बातचीत होगी। 20 लाख करोड़ पे आए तो पिछले अर्थात के अंक का हम एक रेफरेंस देते चले। पिछले अर्थात के अंक में हमने डिस्कस किया था कि जो 20 लाख करोड़ का पैकेज है वो कैसे सरकार का कम, बैंकों का ज्यादा है। मतलब बैंकों पर ज्यादा लोड कहाँ आ रहा है उस अंक उस पूरे रिलीफ पैकेज की वजह से, जिसका एक यशगान किया जा रहा है हर तरफ। और पिछले एपिसोड में ही मेरे ख्याल से बहुत सारे सवाल आए हैं पिछले एपिसोड के हमारे अर्थात के एपिसोड में, कि हमने तो दिक्कत बता दी कि बैंकों में क्या हो रहा है, बैंकों ने क्या किया, बैंकों पर जाएगा, आगे क्या होगा, आगे कैसे हो सकता है। लोग पूछ रहे हैं हमसे, सर कि सवाल तो आपने दागे हैं, हमें जवाब भी चाहिए। और कमोबेश ये बिना किसी प्लानिंग के सब कुछ है कि हम इस बार जवाब के ही साथ आए हैं कि करना क्या चाहिए था साहब। और हुआ बोला क्या, तो बहुत, हाँ, हुआ क्या। हुआ क्या, करना तो क्या चाहिए था और हुआ क्या, हुआ ये बड़ा सवाल है। और पैकेज पर जो अपडेट हमारे सामने है वो ये है कि 20 लाख करोड़ के पैकेज में केवल 1.5 से 1.25 लाख करोड़ रुपए ऐसे हैं जो बजट से निकलेंगे, फिस्कल से निकलेंगे। बाकी सारे उपाय ऐसे हैं जो बैंकों के जरिए उद्योग में पैसा पहुंचाने से जुड़े हुए हैं या गारंटी से जुड़े हुए हैं। तो जिस पर चर्चा हमने पिछली बार की थी वो धीमे धीमे ठहर कर थिर कर यहाँ आ गई कि अगर बैंक चाहेंगे, अगर बैंकों की हैसियत रही तो वो इस पैकेज को लागू कर पाएंगे। उद्योग अगर इस स्थिति में होंगे कि वो कर्ज ले पाए तो कर्ज लेंगे। अब इसके आगे जो बड़ी बात है कि इस पैकेज का असर इतना उत्साहित क्यों नहीं दिखाई दिया। पैकेज के अगले दिन गोल्डमैन की रिपोर्ट आई और उसने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी, माइनस में चली जाएगी, जीडीपी की ग्रोथ रेट 0 से नीचे 5% हो जाएगी। आज बर्नस्टीन की रिपोर्ट आई, वो कह रही है कि भारत की आर्थिक विकास दर 0 से 7% नीचे चली जाएगी। हमारे कल्पनाओं में भी कभी ऐसा नहीं रहा सिद्धांत कि भारत की विकास दर 0 से नीचे जा सकती है। एक 35-36 करोड़ 30 करोड़ गरीब लोगों के और करीब करीब 15 से 16 करोड़ प्रवासी मजदूरों के और मध्य वर्ग के देश के लिए
शून्य विकास दर का या शून्य से नीचे विकास दर का क्या मतलब है और उसका कितना गहरा असर उसकी जिंदगी पर, उसके भविष्य पर, उसकी उम्मीदों पर, उसके सपनों पर, उसकी चुनौतियों पर होने वाला, इसका हमें कोई अंदाज नहीं है, क्योंकि हमें पता नहीं, हमने ये परिस्थितियां कभी देखी नहीं है। तो ऐसा क्या हुआ कि इतना बड़ा पैकेज, जिसको जीडीपी का 10% पैकेज कहा गया, 20 लाख करोड़ का पैकेज कहा गया, उसके अगले दिन दुनिया की जो एजेंसियां इस पैकेज को सूक्ष्मदर्शी के साथ देख रही थी, छोटी छोटी चीजों के साथ देख रही थी, उन्होंने अगले ही दिन ये कह दिया कि इस पैकेज से भारतीय अर्थव्यवस्था के जीवन पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। हम इस पैकेज के पहले जहां खड़े थे, इस पैकेज के बाद उससे ज्यादा खराब स्थिति में पहुंच जाएंगे। ये आकलन हमारे सामने आए और यह आकलन स्थापित रूप से सब जगह चर्चा में है। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा कहा जा रहा है? मूडीज या गोल्डमैन या इवन अभी थोड़े समय बाद भारत का रिजर्व बैंक या भारत सरकार भी ये मानेगी कि भारतीय अर्थव्यवस्था में ये साल और इसके बाद अगला साल बहुत खराब होने वाला है। तो पैकेज चूक कहां गया? ये पूरा का चूक कहा गया, ये पूरा का पूरा पैकेज चूक कहां गया और क्या समाधान हो सकता था? कहां से वो क्या जरूरत थी? दर्द कहां था? दवा किसकी दी गई? जख्म कहां था? मलहम किसको सप्लाई किया गया? ये जो असंगति है ना, इस असंगति को मैं समझने की कोशिश करते हैं और इसे समझने की कोशिश करने के लिए आपको अर्थशास्त्री होने की जरूरत नहीं है। मैं जहां रहता हूं, मेरे घर के पास एक ब्रेड दूध की दुकान वाला है जो जो लॉकडाउन में थोड़े समय के लिए दुकान खोलता है, और जब वो दुकान खोलता है सुबह शाम कुछ घंटे पुलिस वाले जितना उसको समय देते हैं, तो उसकी दुकान के सामने लाइन लगती है और लोग ब्रेड दूध लेने के लिए आते हैं। मैं अक्सर उससे जब जाता हूं तो उससे मैं पूछता हूं और उसकी गतिविधियां और हाव भाव देखता हूं। उसे इतना पता चल गया है कि धंधे का मतलब होता है मांग, डिमांड। अगर मांग नहीं होगी तो धंधा नहीं चलेगा। लोग लंबे समय तक जो लाइन में लगे रहते हैं, उनकी बातें सुन सुन के उस दुकान वाले को यह भी पता चल गया है कि तनख्वाहें कट रही हैं, नौकरियां जा रही हैं, सरकार के राहत पैकेज से कुछ मिलने वाला नहीं है। तो उसको यह समझ में आ गया है कि आने वाले समय में दुकान में ज्यादा माल रखने का नहीं, क्योंकि अगले कुछ महीनों तक, अगले कुछ महीनों तक, बल्कि 1 साल तक मैं अपनी दुकान को 2 गुनी या 3 गुनी नहीं कर सकता। बिकेगा ही नहीं कुछ, जब लोगों के हाथ में पैसे ही नहीं होंगे, लोगों के हाथ में नौकरियां ही नहीं होंगी। वहीं उस दुकान पर एक आदमी ने जिक्र किया कि अगर मैं 20 लाख करोड़ का पैकेज लेकर अपनी कंपनी के मालिक के पास जाऊं और उससे कहूं कि भाई तुम मुझे नौकरी से निकालने वाले हो या मेरी तनख्वाह 40% काट रहे हो, सरकार ने 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया है ये आप लोगों के लिए ही है, तो क्या तुम मुझे नौकरी से नहीं निकालोगे या मेरी तनख्वाह नहीं काटोगे? हम इसे इस स्तर तक लाकर समझने की कोशिश करते हैं। ऐसा क्यों कह रहे हैं कि जब 20 लाख करोड़ का पैकेज सरकार बना रही थी तो उसे सिर्फ एक चीज पता थी, और देश में जो बात हम मेरे बगल के ब्रेड दूध वाले को पता है ना, वही बात सरकार में बैठे अर्थशास्त्रियों को भी पता थी कि अर्थव्यवस्था को इस समय सिर्फ एक ही चीज चाहिए, जिसका नाम है डिमांड, जिसका नाम है मांग, जिसका नाम है लोगों की खरीद करने का उत्साह, लोगों का बाहर निकलकर खरीदने का उत्साह। मांग भारत में कोविड से पहले ही टूट चुकी थी बुरी तरह से, क्योंकि आर्थिक विकास दर लगातार गिर रही थी, डिमांड थी ही नहीं। हमने देखा ऑटोमोबाइल सेक्टर की मंदी सितंबर 2018 से शुरू हो गई थी और कोविड आते आते भारत में ऑटोमोबाइल सेक्टर माइनस में चला गया था। फ्लैग उठा रहे थे वो लोग। रियल एस्टेट सेक्टर मंदी में था, यहां तक कि कंज्यूमर प्रोडक्ट, सीमेंट, स्टील, सबकी मांग टूटी हुई थी। तो वो जो मांग जो अधमरी हो चुकी थी, वो कोविड के बाद इस 60 दिन के लॉकडाउन में पूरी तरह ढहकर खत्म हो गई, पूरी तरह टूट गई। जो पैकेज बन रहा था, उस पैकेज ने हमें ऐसा क्या दिया जिससे हम ये गारंटी ले सके कि मेरे बगल का जो चाय वाला है या जो दुकान वाला है, वो अगले 1 साल तक या अगले 6 महीने तक इस उम्मीद में रहेगा कि जितना माल वो कोविड से पहले बेच सकता था, क्या कोविड के बाद वो उतना भी माल बेच पाएगा, क्या उतनी भी डिमांड उसके पास आएगी? ये कहां से आता है, डिमांड कहां से आती है? और भारत की अर्थव्यवस्था का जो ढांचा है उसे समझते हुए हम जिस समाधान की अपेक्षा सरकार से कर रहे थे, जो हमें नहीं मिला। सिद्धांत, भारत ने अपने ताजा इतिहास में, आजादी के बाद के अपने इतिहास में, कुछ छोटे मोटे कालखंड को छोड़ दिया जाए जिसमें कोई प्राकृतिक आपदा आई हो या बड़ी विभीषिका आई हो किसी छोटे क्षेत्र में, बेकारी और कमाई में इतनी भयानक कमी कभी नहीं देखी।
बेकारी के जो आंकड़े हमारे सामने इस समय आ रहे हैं लॉकडाउन के चौथे चरण के पास, दो संख्याएं हैं जिन्हें समझना जरूरी है। एक संख्या हमारे पास है जो सीएमआई ने हमें बताई कि भारत में जो बेरोजगारी की दर 7% के आसपास रहती थी, वो करीब करीब 26-27% पहुंच गई है। मतलब 7% से 26-27% हो गई। अब अगर भारत में कुल लोग जो रोजगार में है उनकी संख्या 45 से 46-47 करोड़ के आसपास है और उसके हिसाब से अगर आप इस बेकारी की दर को रखें तो भारत में 11 से 12 करोड़ लोगों की नौकरियां या रोजगार सीधे खत्म होने की आशंका है। इसे सपोर्ट करती हुई एक रिपोर्ट आर्थर डिलिटल एक एजेंसी है जिसकी कल एक रिपोर्ट आई, वो ये बताती है कि करीब 11 से 12-13 करोड़ लोगों के रोजगारों पर सीधा असर होने वाला है, जिसमें असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की संख्या बड़ी होने वाली है। संगठित क्षेत्र के श्रमिकों की नौकरियां भी जाएंगी और अगर नौकरियां नहीं जाएंगी तो उनकी तनख्वाहें कटेंगी। बेकारी का ये चरम परिदृश्य। अब इसे और आगे समझने की कोशिश करें तो आईएलओ ने, जो वर्ल्ड लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, उसने बताया कि भारत में करीब 40 करोड़ लोग गरीबी की रेखा के नीचे चले जाएंगे। आपको जो चारों तरफ पहले प्रवासी मजदूर दिखाई दे रहे हैं, 5 लाख, 10 लाख, 6 लाख अलग अलग राज्यों से जा रहे हैं, वो सब बेकारी के शिकार हैं, क्योंकि वो जहां काम करते तो सारी कंपनियां बंद हो चुकी हैं। तो भारत में अगर हम मोटा मोटा आंकड़ा माने अभी की परिस्थिति में जो हमारे पास मौजूद है, उस हिसाब से 11 से 12 करोड़ लोगों के रोजगारों पर खतरा, और इतनी भयानक बेकारी एक मुश्त नहीं आई। दूसरी चीज है कि हमारे पास जो कंपनियों की सूची आती है, जो कंपनियां स्टॉक एक्सचेंज को बताती हैं या अपने बोर्ड्स को बताती हैं, उस हिसाब से करीब 500-550 बड़ी कंपनियों की सूची जो उपलब्ध है, उस हिसाब से वो कंपनियां या तो छटनी करने वाली हैं, या कर्मचारियों की संख्या में कटौती करने वाली है, या वेतन में कटौती करने वाली है। हायरिंग तो सबने फ्रीज कर दी है, नई नौकरियां तो अगले 1 साल के लिए कहीं भी नहीं आने वाली है। यह बेकारी का परिदृश्य है। तो क्या पैकेज बनाती हुई सरकार की वरीयता पर भारतीय अर्थव्यवस्था में कोविड से उठने वाली जो सबसे बड़ी समस्या थी वो बिल्कुल थी ही नहीं, यानी बेरोजगारी। यानी जब हम बेरोजगारी की बात करते हैं, बेकारी की बात करते हैं, तो हम वस्तुतः अर्थव्यवस्था में मांग की बात करते हैं, डिमांड की बात करते हैं। और ऐसी बात हम क्यों करते हैं, सिद्धांत समझना जरूरी है कि जो लोग 20 लाख करोड़ 21 लाख करोड़ के पैकेज पर फिदा है और कह रहे हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था का पूरा चेहरा बदल जाएगा, उन्हें यह समझना जरूरी है कि यह पैकेज 20 लाख करोड़ नहीं, 30 लाख करोड़ या 40 लाख करोड़ का भी होता, तब भी भारतीय अर्थव्यवस्था में कोई स्टार्ट नहीं आ सकता था। 200 लाख करोड़ रुपए की भारतीय अर्थव्यवस्था में आम लोगों की खपत, हमारे जैसे आम लोगों की खपत 60% हिस्सा रखती है। हम दुनिया की उन कम अर्थव्यवस्थाओं में हैं जहां सरकारें देश की अर्थव्यवस्था नहीं चलाती, हम लोग चलाते हैं, हमारे आपका कंजम्पशन चलाता है। यानी 200 लाख करोड़ रुपए की अगर भारतीय अर्थव्यवस्था एक साल में होती है तो उसमें 120 से 30 लाख करोड़ रुपए का जो हिस्सा है जीडीपी का, वो हमारी आपकी खपत के कारण आता है, 60-62% के आसपास। सरकार का टोटल हिस्सा पूरी अर्थव्यवस्था में 18 से 20% के आसपास है। तो सरकार अगर 20 लाख करोड़ डाल भी दे अर्थव्यवस्था में तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इससे ज्यादा पैसा सरकार ने पिछले साल अर्थव्यवस्था में डाला था। पिछले साल का बजट 28 लाख करोड़ रुपए का था, जो इस साल 30 लाख करोड़ का हो गया। लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था उस बजट के बाद महीने दर महीने गिरते कोविड से पहले 5% पर आ गई। तो हमारे दिमाग में एक चीज बहुत स्पष्ट होनी चाहिए कि सरकारें भारतीय अर्थव्यवस्था को जिंदा नहीं कर सकती, और अब तो बिल्कुल बैठ चुकी है अर्थव्यवस्था, उसकी टांगे हाथ पैर सब टूट चुके हैं, जमीन पर लेटी हुई। उसे खड़ा कर सकती है केवल सिर्फ एक चीज, वो है हमारी और आपकी खपत, हमारी और आपकी डिमांड, और हमारी और उस डिमांड की तैयारी। डिमांड जिसको कि हम सप्लाई साइड और डिमांड साइड कहते हैं। सीधा बात यह है कि अगर 100 रुपए की अर्थव्यवस्था में 60 रुपए हमारी आपकी खपत से आते हैं, तो किसी भी समझदार सरकार को सोचना चाहिए था कि वो हमारे हाथ में खर्च करने के लिए पैसा देती ना, हमें भविष्य के प्रति आश्वस्त करती, आपको भविष्य के प्रति आश्वस्त करती। वो जो हमारे हाथ में पैसा आएगा तब हम दूध ब्रेड हमारे जो आसपास जो बिखरे हुए हजारों लोग हैं, वो इस बात के प्रति आश्वस्त होते कि इस कोविड के क्राइसिस के बाद उनकी नौकरियों पर खतरा नहीं होगा, उनकी तनख्वाहें नहीं कटेंगी, उनके वेतन नहीं कटेंगे, वो सुरक्षित रहेंगे, तो वो शायद लॉकडाउन खुलते ही बाहर जाकर खरीदारी करना शुरू कर देते। लेकिन वैसा नहीं हुआ। तो अब आप कहेंगे कि क्या होना चाहिए था, समाधान क्या होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए था? यह सवाल है कि क्या होना चाहिए था। होना यह चाहिए था कि भारत में पहली बार यह मौका था जब हम पेचेक प्रोटेक्शन कार्यक्रम शुरू कर सकते थे, यानी रोजगारों के संरक्षण का कार्यक्रम शुरू कर सकते थे। पेचेक प्रोटेक्शन हमारे लिए एक नई बात सुनने के लिए है, लेकिन पूरी दुनिया के देश अपने यहां भयानक संकट की परिस्थिति में
कंपनियों को इस बात के लिए प्रेरित करते हैं, सहायता देते हैं और बाध्य करते हैं कि वे अपने यहां नौकरियों को बनाए रखें, तनख्वाहों को ना काटें। अमेरिका और यूरोप के देश मंदी से इसलिए प्रभावी ढंग से लड़ पाते हैं और मंदी से निकलते ही उनके यहाँ जो वी शेप रिकवरी की बात कही जा रही है, अमेरिका में कहा जा रहा है कि अमेरिका में जैसे लॉकडाउन खत्म होगा, अमेरिका में वी शेप रिकवरी आएगी। रिकवरी ऐसे गिर रही है और एकदम यहां से तेजी से ऊपर बढ़ जाएगी, क्योंकि उसकी वजह यह है कि वहां लोगों की नौकरियां और रोजगार सुरक्षित हैं, उनके लिए पैसे मौजूद हैं, या तो पैसे उनके खातों में हैं या सरकार के पास हैं। जैसे ही लोग बाहर निकलना शुरू करेंगे, चीजें खरीदना शुरू कर देंगे। अमेरिका ने क्या किया कि अमेरिकी संसद ने 349 बिलियन डॉलर का एक कार्यक्रम मंजूर किया, जिसको पेचेक प्रोटेक्शन कार्यक्रम कहते हैं। उसके तहत कंपनियों को बेहद सस्ते दर पर कर्ज दिया जाता है, इसलिए कि एक निर्धारित सीमा के तहत वो अपने यहां कर्मचारियों को नौकरी से नहीं निकालेंगी। उस पैसे का इस्तेमाल वो कर्मचारियों की नौकरी संरक्षित करने में करेंगी, उनके वेतन में कटौती नहीं करेंगी, और इस कर्ज पर उन्हें केवल ब्याज देना होता है। उसे वो फॉरगिवेबल लोन कहते हैं। मतलब ये लोन आप भूल जाइए, कर्ज पर ब्याज देना पड़ेगा, लेकिन अगर आपकी कंपनी में 100 कर्मचारी हैं और 60 दिन के लॉकडाउन के बाद आपको नुकसान हो रहा है, तो आप उन 100 कर्मचारियों को नहीं निकालेंगे। उनके वेतन और भत्तों की मदद के लिए आपको सरकार सस्ते दर पर कर्ज देगी। आज हमारे यानी मूलधन यानी नहीं लौटाना, ब्याज पे करना है। आज की परिस्थिति ये है, ये पेचेक प्रोटेक्शन प्रोग्राम है जो यूरोप में भी चलते हैं, अमेरिका में भी चलते हैं। आज की परिस्थिति यह है कि सिद्धांत 70% कंपनियां भारत में ऐसी हैं जो क्रिसिल की रिपोर्ट बताती है, जिनके पास अपने कर्मचारियों को 3 महीने से ज्यादा पैसा देने के लायक रिजर्व कभी नहीं होता। फिक्स कास्ट अलग है, अगर वो बिजली का बिल पे करती हैं, किराया पे करती हैं, तो अलग बात है, लेकिन वो 3 महीने से ज्यादा वेतन देने की परिस्थिति नहीं है, और लॉकडाउन 3 महीने से ज्यादा खींच चुका है, और इसलिए इतनी भयानक बेकारी आने वाली है। अब आप कहेंगे कि जाइए, ये हम अमेरिका नहीं है, हम यूरोप नहीं है, ये तो अमेरिका यूरोप की बातें हैं। नहीं, अमेरिका यूरोप की बातें नहीं है सिद्धांत। झारखंड सरकार ने 2016 में एक स्कीम एक्सपेरिमेंट की थी अपने यहाँ। वो स्कीम ये थी कि अगर वहां पर लगने वाली कोई यूनिट आती है, खासतौर से टेक्सटाइल उद्योग को बुलाने के लिए स्कीम दी गई थी, लेकिन उसे बहुत सक्सेसफुल पाया गया कि अगर वहां कोई स्कीम कोई कंपनी आती है तो उसकी 40% तनख्वाहों का खर्चा सरकार उठाएगी। जैसे मान लीजिए अगर किसी कर्मचारियों को उस कंपनी में 15,000 रुपए मिल रहे हैं, तो उस कर्मचारी के पूरे वेतन के खर्च में प्लस उसका जो पीएफ जाता है, उसके का 40% हिस्सा सरकार अपने बजट से उसको उपलब्ध कराएगी। बाकी पैसा कंपनी अपने खाते से पे करेगी, और इससे जॉब संरक्षित होंगे। तो ये एक्सपेरिमेंट भारत में हो चुका है। ऐसा नहीं कि हम कोई अमेरिका से इंपोर्ट किया हुआ एक्सपेरिमेंट बता रहे हैं। एक ऑलरेडी झारखंड से है हमारे पास एग्जांपल। ये एक्सपेरिमेंट हो चुका है। अब आप कहेंगे कि क्या सरकार को बजट से कर्मचारियों की तनख्वाहें बांटनी चाहिए? जी बिल्कुल नहीं। जिस सस्ते कर्ज की बात वित्त मंत्री ने अपने 5 दिन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में की, 16 लाख करोड़ रुपए का कर्ज देने की बात की गई, वो कर्ज बॉन्ड और डिफरेंट तरह के इंस्ट्रूमेंट के जरिए कंपनियों को पहुंचाया जा सकता था, और कंपनियों को दिया जा सकता था इस शर्त पर कि वे रोजगार ना खत्म करें और वेतन ना काटें। पिछले साल सरकार ने कंपनियों को 1,75,000 करोड़ रुपए की टैक्स की एग्जम्पशन दी। इस साल सरकार उनसे कह सकती थी कि जो पिछले साल की रियायत आपको मिली है, उसका इस्तेमाल जो आपने अपने मुनाफे में किया है, उसका इस्तेमाल आप इस बार लोगों का वेतन बचाने में करिए। और कंपनियों को से बड़े पैमाने पर बचत हुई। उन्होंने कहीं निवेश नहीं किया, कोई नया इन्वेस्टमेंट नहीं किया। वो पैसा लोगों का वेतन बचाने में, लोगों की नौकरी बचाने में जा सकता था। जो हम सस्ता कर्ज दे रहे थे या जो कंपनियों को कर्ज के भुगतान से छूट दी जा रही है, मॉनिटोरियम दिया जा रहा है 1 साल का। जो कंपनी कोविड में फंसी हुई है, अगर वो 1 साल तक अपने कर्ज की वापसी नहीं करती है तो सरकार तो उसके ऊपर कोई पेनल्टी नहीं लगाई जाएगी, उसे एनपीए नहीं माना जाएगा। इससे लोगों का वेतन बचाने और रोजगार संरक्षित करने से बांधने में क्या हर्ज थी? अब आप कहेंगे, ये सवाल उठेगा कि ये सारी प्रक्रिया तो संगठित कामगारों के लिए हैं, जो ऑर्गेनाइज सेक्टर ऑर्गेनाइज सेक्टर के लोग हैं, क्योंकि उन्हीं को सीधे पैसा दिया जा सकता है, उन्हीं की कंपनियां बैंक से कर्ज लेने जाती हैं, उन्हीं की कंपनियां बाजार से बोरोइंग कर सकती हैं। यहां ये समझना जरूरी है कि भारत में संगठित क्षेत्र के एक रोजगार पर 4 असंगठित क्षेत्र के रोजगार निर्भर होते हैं। अगर आप एक पर्सन एम्प्लॉयड है, उसके पास पैसा आ रहा है, तो उसका मेड, उसका ड्राइवर, उसके बगल में काम कर
वाला सब्जी वाला, उसके आसपास की दुकान वाला और उसके पूरे आसपास का इकोसिस्टम उस ऑर्गेनाइज सेक्टर के एक आदमी की तनख्वाह, एक आदमी के रोजगार पर निर्भर होता है। अब आप मतलब मानिए कि ये पूरी तरह से फूड चेन है। पूरी तरह से चेन है। एक आदमी अगर ऑर्गेनाइज सेक्टर में उसकी नौकरी जाती है तो उसके साथ 5 और लोग बेकार होते हैं। एक आदमी अगर ऑर्गेनाइज सेक्टर में उसकी तनख्वाह 15 से 20% बढ़ती है तो उसका 10 से 8 पर 7 से 8% फायदा उन असंगठित क्षेत्र के लोगों को मिलता है, जो या तो उसे सप्लाई कर रहे हैं, उसके घर में सर्विस दे रहे हैं या बाकी सुविधाएं दे रहे हैं। अब आप सिद्धांत समझिए कि भारत में संगठित क्षेत्र में कितने कर्मचारी हैं? 4.5 करोड़। हम यह आंकड़ा भविष्य निधि के आधार पर, पीएफ के आधार पर ले रहे हैं, क्योंकि जो प्रोविडेंट फंड में दर्ज कर्मचारी हैं उनको हम संगठित क्षेत्र का कर्मचारी मान सकते हैं। 4.5 करोड़ लोग ऐसे हैं जो जिनका पीएफ कटता है, जो भविष्य निधि के दायरे में आते हैं। अगर सिर्फ इन लोगों को सरकार वेतन और नौकरियों की सुरक्षा इस अभूतपूर्व संकट के समय दे सकती तो इनके आधार पर घरेलू सहायकों, चालक और रिटेल के बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट बचाए जा सकते थे, बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट बचाए जा सकते। अगर आपको यह आश्वस्ति हो, मुझे यह आश्वस्ति हो, या जो लोग इसको देख रहे हैं, जो कर्मचारियों में, उन्हें आश्वस्ति हो कि कितना भी संकट आए लेकिन उनके वेतन आते रहेंगे जब भी खुलेगा, और उन्हें उनके वेतन में जो लागत बढ़ रही वो वापस आती रहेगी, तो अपने मेड को, ड्राइवर को नहीं निकालेंगे। पड़ोस का दुकान वाला जो आपके यहाँ ब्रेड दूध बेच रहा है, उसे पता रहेगा कि ये ग्राहक टूटने वाला नहीं है। अब बचे हुए इसके बाद असंगठित कर्मचारी हैं। उन असंगठित कर्मचारियों के लिए सरकार बजट से सीधी मदद दे सकती थी, उनके लिए यूनिवर्सल बेसिक इनकम स्कीम ला सकती, जिस पर चर्चा हम पहले के बजट के कार्यक्रमों में कर चुके हैं, जब हमने कहा था कि कोविड के लॉकडाउन के बाद सरकार को क्या करना चाहिए माइग्रेंट लेबर्स के लिए, उस पर हम चर्चा कर चुके हैं। संगठित क्षेत्र में अगर रोजगार और वेतन बने रहेंगे सिद्धांत, तो मांग बनी रहेगी, और अगर मांग बनी रहेगी तो भारत में एम्प्लॉयमेंट बने रहेंगे। भारत में एम्प्लॉयमेंट्स का सीधा रिश्ता डिमांड से है। आप ये सीधा ये बहुत खुली आंखों से दिखने वाला परिदृश्य है। तो जो लोग खर्च करते हैं, जिन लोगों के पास जो लोग रोजगार बढ़ाने में परोक्ष रूप से योगदान करते हैं, जो डिमांड को सपोर्ट करते हैं, वही इस लॉकडाउन में सबसे ज्यादा रिस्क में है। अब एक स्वाभाविक सवाल हमारे दिमाग में आता है जो महत्वपूर्ण सवाल है, आपके दिमाग में भी आता होगा कि आखिर फिर ऐसा क्या है कि कंपनियां सरकार से ये क्यों नहीं कहती कि आप हमें कर्मचारियों की नौकरियां बचाने के लिए मदद करिए? कंपनियां ये क्यों नहीं, कंपनियां व्यवहार थोड़ा ढीठ किस्म का क्यों है इतना? कंपनियां ये क्यों कहती कि हमको टैक्स में एग्जम्पशन दे दीजिए? कंपनियां ये क्यों कहती कि हमारे लोन के डिफॉल्ट हमारे पैकेज दे दीजिए, ये कर दीजिए? वो क्यों ये नहीं कहती कि आप हमको पेचेक प्रोटेक्शन कार्यक्रम दे दीजिए? हमारी कंपनी में 100 कर्मचारी काम कर रहे हैं, हमें नुकसान हुआ है पिछले 60 दिनों में, लेकिन अगर आप हमें सीधी मदद करें तो इन 100 कर्मचारियों की नौकरी बचाकर रखेंगे, और ये 100 कर्मचारी जो खर्च करेंगे उससे इकोनॉमी में डिमांड आएगी। वैसा क्यों नहीं करती? सिद्धांत, यही भारतीय अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा कुचक्र है, और ये बहुत खरी और सीधी बात है जो हमारे लिए समझना जरूरी है। भारतीय कंपनियां हमेशा सरकार से टैक्स की माफी और कर्ज में रियायत मांगती हैं, हमेशा। या तो टैक्स में माफी कोई भी संकट आएगी वो बेल आउट मांगेंगे, उनको या तो उनका कर्ज माफ कर दीजिए, उनके कर्ज का भुगतान टाल दीजिए, उस पर ब्याज दर कम कर दीजिए, या उनसे लगने वाले टैक्स कम कर दीजिए। सरकार ने कोविड की राहत पैकेज में यही दे दिया। पूरा का पूरा राहत पैकेज कंपनियों को डिफॉल्ट से बचाने के लिए था, कि कंपनियां डिफॉल्ट ना हो, उनके कर्ज 1 साल तक नहीं वसूले जाएंगे। बैंक भले डूब जाए, अलग बात है, उनके कर्ज 1 साल तक नहीं वसूले जाएंगे, उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं होगी, वो आईबीसी में नहीं जाएंगे। ये पूरा पैकेज उनके लिए था। यानी कंपनियों, सरकार की पहली प्राथमिकता कंपनियों को बचाने की है। हाँ, तो आप सुनिए, आप इसको समझने की कोशिश करिए कि ये सरकार ने कोविड राहत में दी। यही नेक्सस है भारत में सरकार और कारपोरेट के बीच में, जिसमें हम बहुत सारे लोग जिनके रोजगार हैं वो पिसते हैं। ये रियायतें जो उनको दी जाती है उनके मुनाफे का हिस्सा होती है। अब जैसे जिस कंपनी को अगले 1 साल तक 50,000 करोड़ रुपए पर महीने की किस्त का कर्ज पे करना था, वो पे नहीं करेगी, तो उसके मुनाफे का, उसकी बचत का हिस्सा होगा। जो टैक्स में कमी उसको पिछले साल मिली 1,72,000 करोड़ रुपए की, उससे कंपनियों की बैलेंस शीट, मुनाफे बढ़ गए। पिछले बार हमने चर्चा की थी अर्थात में कि उनकी बिक्री नहीं बढ़ी, मुनाफे बढ़ गए। बिक्री 0 थी और कंपनी का, क्योंकि टॉप लाइन बेटर हो गई, बॉटम लाइन बेटर हो गई, टॉप लाइन नहीं बढ़ी, बिक्री वहीं खड़ी हुई थी और मुनाफे बढ़ गए। अब इसमें से कुछ मुनाफा स्वाभाविक रूप से राजनीतिक चंदा बन के सरकार
राजनीतिक दलों के पास वापस लौटाता है। हमें समझना होगा कि भारत में वेतन बहुत अच्छे नहीं है। कुछ ऊपर के कर्मचारियों को छोड़ दिया जाए तो भारत में अधिकांश लोग अंडरपेड हैं। उन्हें उनकी क्षमता से, उनकी मेहनत से कम पैसा मिलता है। और यह समस्या सिर्फ असंगठित क्षेत्र के श्रमिक के साथ ही नहीं है व्हाइट कॉलर जॉब्स में और मिडिल मैनेजमेंट तक और मिडिल से ऊपर मैनेजमेंट तक है। भारत की कंपनियां दुनिया में अपने मुनाफों में लोगों को बहुत ज्यादा हिस्सा नहीं देती। वे अपने मुनाफे को कामगारों से नहीं बांटती। अगर आप सामान्य रूप से एक मध्यम वर्गीय व्यक्ति की स्थिति आज की परिस्थिति में यह है कि अगर उसकी अगले महीने की तनख्वाह नहीं आए तो वो अपने होम लोन की किस्त नहीं चुका सकता, अपने कार लोन की किस्त नहीं चुका सकता। हाँ, वो उसका खाचा बड़ा बटा बटा है, उसको उतना खर्च हो जाता है हर महीने, खर्च हो जाता है क्योंकि वो नहीं वो उसके जो जरूरी खर्चे, उसके जो बिल पेमेंट्स हैं वो नहीं पे कर सकता। कंपनियां जो भी उन्हें मुनाफे या फायदे होते हैं वे अपने कामगारों से नहीं बांटती और पहले मौके पर रोजगार खत्म हो जाते हैं। अब इस पैकेज के बाद होगा क्या? चूंकि सरकार ने रोजगार संरक्षण के लिए कुछ नहीं किया, सरकार की वरीयता पर ही नहीं है 10 से 12 करोड़ लोग जिनकी नौकरियां या काम इस पूरे लॉकडाउन के साथ जा रहे हैं, तो होगा क्या? कंपनियां कर्ज लेकर या कर्ज का भुगतान रोककर नया निवेश नहीं करेंगी। रिजर्व बैंक की रिपोर्ट ये बताती है सिद्धांत कि भारत में कंपनियां अपनी कैपेसिटी का केवल 68% इस्तेमाल कर रही हैं, जो 2008 के बाद न्यूनतम है। जैसे मान लीजिए कोई सीमेंट बनाने वाली कंपनी है और उसके पास अगर 1000 टन की कैपेसिटी है तो वो 600 टन का काम कर रही है। जब बाजार में डिमांड निकलेगी, जब अर्थव्यवस्था सक्रिय होगी, तब वो 400 टन की जो अपनी बची हुई कैपेसिटी उसका इस्तेमाल करेगी। इसके बहुत बाद वो सोचेगी कि हमको 400 टन या 500 टन, 1000 टन की नई कैपेसिटी बनानी है। भारत के ज्यादातर उद्योगों में कैपेसिटी का यूटिलाइजेशन 60% से 65% के बीच है। तो कंपनियां जब बाजार में इतनी मांग आ जाएगी कि जब अपनी 100% कैपेसिटी का क्षमता का उत्पादन कर लेंगी, तब वो नई क्षमता के लिए की तैयारी करेंगी और तब वो कर्ज लेकर नया निवेश करेंगी, तब वो एक्सपेंशन करेंगी। आज जहां हम खड़े हैं वहां भारतीय अर्थव्यवस्था में अगर शून्य की विकास दर है या शून्य से नीचे 5% की विकास दर है, तो कोई भी कंपनी अगले 1 साल 1.5 साल तक कोई नया इन्वेस्टमेंट करने वाली नहीं है। भारत में एक भी नया इन्वेस्टमेंट करने वाली नहीं। वो अपनी कैपेसिटी यूटिलाइज करेगी, अपने कैश रिजर्व प्रोटेक्ट करेगी और ये जो रियायतें मिली हैं उससे वह टैक्स बचा ले, उससे टैक्स से उनका के मुनाफे बढ़ेंगे, वो अपने कर्ज का भुगतान टाल देंगे और बड़े पैमाने पर रोजगारों की छटनी करेंगे। मेरा सवाल, जो चिंता क्यों ये पैकेज इतना आने के बाद गोल्डमैन सैक्स को या बर्नस्टीन को या मूडीज को ये कहना पड़ा कि भारतीय अर्थव्यवस्था इस पैकेज के बाद और बुरी हालत में पहुंच जाएगी, उसकी वजह ये है, उसकी वजह समझना जरूरी है कि इस वक्त जब सब कुछ भारत में सिर्फ एक चीज बचाने पर केंद्रित होना चाहिए था, पूरी सरकार का सारा पैकेज राज्य से लेकर केंद्र तक सिर्फ एक चीज बचाने पर केंद्रित होना चाहिए था कि लोगों की जीविका कैसे बचे, लोगों के रोजगार कैसे बचे। हर कंपनी में 20%, 30%, 35% सैलरी कट होने जा रहे हैं, उसे कैसे रोका जाए। तब सरकार ने कमाई जो मांग रहे थे लोग, उनको कर्ज लेने की सलाह दे दी और जो रोजगार मांग रहे थे उनसे कहा कि आप आत्मनिर्भर हो जाइए। ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर पैकेज का इस तरीके का है। यहां में ध्यान रखना जरूरी है सिद्धांत, 1930 की जब महामंदी आई थी जो अमेरिका की महामंदी थी, उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति को सलाह देते थे ब्रिटेन के बहुत फेमस इकोनॉमिस्ट थे जॉन मेनॉट केंज। और केंज की थ्योरीज को दुनिया के अर्थशास्त्र की व्यवस्था में इसलिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है कि केंज की बाकी कई सारी थ्योरीज पर, उनके कई सारे सिद्धांतों पर डिबेट होती है, लेकिन उनका एक सिद्धांत पूरी दुनिया की आर्थिक नीतियों का प्राण है आज तक। चाहे वो लेफ्ट, चाहे वो सोशलिस्ट इकोनॉमीज हो, चाहे वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी हो, चाहे वो वेलफेयर स्टेट हो, चाहे वो अल्ट्रा लेफ्ट स्टेट हो, एक सिद्धांत केंज का दुनिया की आर्थिक नीतियों का या राजनीतिक अर्थशास्त्र का आधार है। वो ये कहते थे कि रोजगार ही मांग की गारंटी है, एम्प्लॉयमेंट ही किसी इकोनॉमी में मांग की गारंटी है। लोग तभी खर्च करते हैं जब उन्हें पता हो कि अगले महीने भी पैसा उनके पास आएगा। अगर इस महीने किसी व्यक्ति को आप 2000 रुपए दे दीजिए और उससे कहिए कि अगले महीने तुम्हारे पास पैसा आएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं, तो इस महीने वो खर्च नहीं करेगा। एम्प्लॉयमेंट में जब कंसिस्टेंटली आपके पास, आपने इस महीने खर्च किया और अगले महीने की तारीख को आपके पास आपके मोबाइल में वो मैसेज आया कि आपकी सैलरी ट्रांसफर हो गई और आप रिलैक्स हो गए, ये तरीका होता है, इसी से मांग बढ़ती। आज आप किसी व्यक्ति को 10,000 रुपए भी दे दीजिए, 50,000 रुपए भी दे दीजिए और उससे कहिए कि अब इसके बाद तुम्हें पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है, तो ये 50,000 रुपए खर्च नहीं करने वाला है। भविष्य को
भारत हमेशा रोजगार, एम्प्लॉयमेंट ऐसी परिस्थिति पैदा करते हैं जिसमें आप अपने भविष्य के प्रति आश्वस्त होते हैं, और जब आप भविष्य के प्रति आश्वस्त होते हैं तभी आप खरीद करते हैं, खपत करते हैं, खर्च करते हैं, और तभी आप आश्वस्त होकर इस विश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं कि जिंदगी बेहतर ढंग से चलेगी। कोविड के बाद भारत में यह भरोसा खत्म हो गया है कि कल क्या होगा, कल मुझे जितनी तनख्वाह मिलती थी उतनी आएगी कि नहीं आएगी, मेरी कंपनी जब खुलेगी तो मुझे नौकरी पर रखेगी कि नहीं रखेगी, क्या मैं जब तक काम पर जाऊंगा या जिस दुकान पर मैं काम कर रहा हूं उस दुकान में उतने कर्मचारियों की जरूरत होगी भी कि नहीं होगी नए नियमों के बाद। इस लॉकडाउन खुलने के बाद होगा क्या? लॉकडाउन खुलने के बाद होगा ये कि भारत में हजारों लोग काम पर नहीं लौटेंगे, हजारों लोग काम पर नहीं लौटेंगे, और जो बचेंगे उनकी तनख्वाहें बुरी तरह कटी हुई होंगी, उनकी तनख्वाहें 20%, 30%, 25% कटी हुई होंगी, जबकि उनकी जिंदगी की अभी से शुरू हो चुका है, जो शुरू हो चुका। और आप उसे देखिए, कल जोमेटो ने, स्विगी ने, और अब तो सरकार ने क्या किया कि कल लॉकडाउन हटाने के साथ, जैसी कि चर्चा है, सरकार ने वो नियम भी वापस ले लिया जिसके तहत लॉकडाउन के दौरान लोगों की तनख्वाहें देना अनिवार्य था। वो नियम भी सरकार ने विड्रॉ कर लिया जो कि पुराने ऑर्डर में था। तो कंपनियों की बैलेंस शीट पूरी तरह खराब है, सरकार भी मान रही है। तो कोई कंपनी तनख्वाह क्यों देगी जब उसका मुनाफा नहीं, उसके पास रिटर्न नहीं, और सरकार उसे रोजगार बचाने के लिए कोई पैसा देने को तैयार नहीं है। तो इस समय जब आप वो पैकेज 20 लाख करोड़ का लेकर, जिसको हम सुनकर निकले हैं, जिसे लेकर जाएंगे और किसी कंपनी में या नौकरी को दिखाएंगे, तो कोई कंपनी उस पैकेज को देखकर आपका की नौकरी बचाने के लिए, आपकी वेतन कटौती रोकने के लिए तैयार नहीं होगी। आत्मनिर्भरता की बहस थोड़े समय के लिए छोड़ दिया जाए। भारत की अर्थव्यवस्था का जो सबसे बड़ा पहिया है, अगर भारतीय अर्थव्यवस्था को पहियों के तौर पर देखा जाए तो सबसे बड़ा 60% के डायमीटर का पहिया है डिमांड, जिसके पोक्स में, जिसके व्हील्स में लगे हैं हम सारे लोग, जो भारत की का वर्ग है जिनकी ताकत से वो पहिया घूमता है। उसके साथ एक छोटा सा पहिया है 20% का इंडस्ट्री का इन्वेस्टमेंट। जब 60% का पहिया फुल रफ्तार से घूमता है तब वो इन्वेस्टमेंट का पहिया उसकी आधी रफ्तार से घूमता है, और उससे नीचे जुड़ा हुआ एक छोटा सा पहिया है सरकार के खर्च का, सरकार के खपत का। जब ये दोनों पहिए घूम रहे होते तब वो छोटी की रफ्तार से बेरिंग के तौर पर घूमता है और एक बहुत छोटे से हिस्से को प्रभावित करता है। तो ये पूरा पैकेज, अभी भी सरकार के पास समय है, उसे दोबारा ये सोचना चाहिए कि भारतीय अर्थव्यवस्था को अगर जीरो की ग्रोथ में जाने से बचाना है लोगों को वापस खर्च की मांग की मुख्यधारा में लाना है, तो उसे कुछ ऐसा सोचना पड़ेगा जैसा अभूतपूर्व परिस्थितियों में होता है। और आप कहेंगे ये क्यों नहीं हो सकता? ये जब इस देश में नोटबंदी हो सकती है, जब इस देश में 60 दिनों का लॉकडाउन हो सकता है, तो इस देश में लोगों के वेतन संरक्षित करने के कार्यक्रम भी बनाए जा सकते हैं, एक और रेडिकल चेंज हो सकता है, पेचेक प्रोटेक्शन लाए जा सकते हैं, और उन्हें उनके लाने लायक संसाधन, उनके लाने लायक व्यवस्थाएं, उनके लाने लायक फंड्स, उनके लाने लायक बजट सरकार के पास मौजूद हैं। तो कमी कहां है? कमी शायद इच्छा शक्ति की है, या फिर सरकारें चाहती ही नहीं है कि इस देश की जिनकी जीविका पर गहरा असर पड़ा है उन्हें कोई सीधी मदद मिल सके। हाँ, यानी कंपनियां तो बच जाएंगी, लेकिन कंपनियां किसके लिए उत्पादन करेंगी, ये एक बड़ा सवाल है। कंपनियां बच जाएंगी क्योंकि कंपनियों के पास एक हाथ से जो लोग मौजूद है वो तो उनकी खपत करने वाले लोग हैं ना। तो कंपनियां जॉब कम कर लेंगी, सरकार से मिलने वाली रियायतें बचा लेंगी, अपने लोन्स की, तो कंपनियों के हाथ में चारों तरफ से फायदा है। एक तरफ से उनके लोन के डिफॉल्ट रुक गए, उनका लोन का मॉरिटोरियम आ गया, दूसरी तरफ उनको पिछले साल टैक्स की रियायतें मिल गई, और इधर वो अपने वेज बिल का हिस्सा लॉकडाउन का सहारा लेकर कम कर लेंगी। तो ये सारा का सारा स्ट्रक्चर अल्टीमेटली जाकर कुछ कंपनियों के हाथ में उनके मुनाफे के लिए केंद्रित हो जाएगा। तो हम क्या करें? हम ये अपने को ही मार रहे हैं, ये सुसाइडल है, क्योंकि अल्टीमेटली उन कंपनियों का सर्वाइवल इस पर निर्भर नहीं करेगा कि उन्होंने इस लॉकडाउन के दौरान सिद्धांत सरकार से मिली रियायतों से कितना मुनाफा बचाया है, कितना कमाया। इस बात पर निर्भर करेगा कि उन कंपनियों में जो लोगों की नौकरियां थी वो बची रही और वो आश्वस्त रहे, और उन्होंने लॉकडाउन खुलने के 1-2 महीने बाद जाकर बाजार में फ्रिज की, टीवी की, मोबाइल फोन की, खाने की, कार की, कपड़ों की खरीद शुरू कर दी, और वहीं से वो पहिया घूमना शुरू करेगा जहां से मांग और रोजगार और सरकार को मिलने वाला राजस्व आता है। ये परिस्थिति है। इस परिस्थिति में ये पैकेज इतना निराश करने वाला है बाजार को। यानी डिमांड और सप्लाई का जो चेन है सर, वो जिसका एक अनुपात है वो पहले से गड़बड़ा गया था लॉकडाउन में, और वो और ज्यादा असंतुलित होने वाला है, मुझे और ज्यादा असंतुलित होने वाला। और जब भी मांग टूटेगी तो रोजगार खत्म होंगे।
हाँ, डीपी पाटीदार हैं, मतलब ये सवाल भी वो पूछ रहे थे, अर्थात मैं आपसे पूछने वाला था कि सरकार के जो लिक्विडिटी मेजर्स हैं उनसे डिमांड बढ़ेगी क्या और कैसे बढ़ेगी, कोई बड़ा फैक्टर बता रहे हैं वो। डिमांड तो अब मैंने बढ़ती हुई लग मैंने नहीं रही मैंने है। मैंने आपके सामने स्पष्ट कर दिया कि 200 लाख हम्म। करोड़ रुपए के जीडीपी में 120 से 130 लाख करोड़ रुपए का हिस्सा केवल हमारे आपके खर्च का है, प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का है, जो 60% है। जब वो बिल्कुल टूट चुका है, लोगों को अपने भविष्य के प्रति आश्वस्ति नहीं, तो डिमांड बढ़ने की कोई उम्मीद नहीं। और डिमांड नहीं बढ़ेगी तो आप कंपनियों को कितनी भी रियायतें कीप लगा के पिला दीजिए, कितना भी पैसा उनको दे दीजिए, कितना भी सस्ता कर्ज उनको उपलब्ध करा दीजिए, कंपनियां निवेश नहीं करेंगी। यहां में एक चीज और सिद्धांत ध्यान रखना जरूरी कि भारतीय अर्थव्यवस्था में जब ब्याज की दरें 12, 13, 14% थी और टैक्स की रेट, कॉर्पोरेट टैक्स की रेट पीक पर थी, सबसे ऊंची थी, उस समय भारतीय अर्थव्यवस्था में की आर्थिक विकास दर 8% थी, क्योंकि डिमांड मौजूद थी। तो कंपनियां ऊंचे ब्याज के बाद, ऊंचे टैक्स के बाद भी निवेश कर रही थी और भारतीय बाजार में बेच रही थी और लोग खपत कर रहे थे। तो टैक्स में कमी या कर्ज ब्याज की दरों में कमी इनेबलर तो है, पर वो डिमांड को स्टिमुलेट नहीं कर सकती। डिमांड स्टिमुलेट हमेशा वहीं से होगी जहां से वो डिमांड आती है। हाँ, अच्छा सर, बैंकिंग सेक्टर जो है पिछले हफ्ते जो आया था उसमें हमने डिस्कस किया था, तो उस पे कई सारे कंफ्यूजन्स हो रहे हैं लोगों को। अब बैंकिंग सेक्टर को लेकर लोगों के अंदर डर उपज रहा है। अब एक सवाल जैसे है इसका, ये बानगी की तरफ भी देखिए जो बैंकिंग सेक्टर को लेकर डर आ रहा है, और एक सवाल की तरफ भी देखा जाए कि हरमिंदर सिंह है हमसे पूछ रहे हैं कि बैंकों में पैसा रखें या नहीं। अब ये आलम है। नहीं, ये खौफ सही नहीं है। बैंकों में पैसा नहीं रखेंगे तो आप कहां जाएंगे? बैंक मजबूत हैं, बैंक खत्म नहीं हो रहा है, बैंकों में रखने वाले पैसे का रिटर्न खत्म हो रहा है। दोनों चीजों को समझना जरूरी है। आप बैंक में जो पैसा रख रहे थे, उस पैसे, वो आपकी बचत थी और आप ये चाहते थे कि आदर्श रूप से आपकी बचत पर मिलने वाला जो फायदा है वो आपकी जिंदगी जीने की लागत से ज्यादा हो। भाई, अगर आपकी जिंदगी जीने की लागत, जिसको हम महंगाई से नापते हैं, इन्फ्लेशन से नापते हैं, अगर वो 6% से बढ़ रही है, तो आपने जो अपनी गाढ़ी कमाई से खर्च करके बचाया है, उस पर कम से कम उससे 1% ज्यादा रिटर्न तो मिलना चाहिए ना, 7% मिलना चाहिए। तो बैंक जिस तरफ जा रहे हैं उसमें बैंक बैंक सुरक्षित रहेंगे, पर बैंकों में रखी हुई बचत पर आपको कोई रिटर्न मिलना मुश्किल हो जाएगा, कोई अच्छा रिटर्न आना मुश्किल हो जाएगा। पहली चिंता ये तो, बैंकों को लेकर आशंकित होने की जरूरत नहीं है, बचत को लेकर सतर्क होने की जरूरत है। समझदारी के साथ अपने बचत के तरीके बदलने की जरूरत है। अपनी वित्तीय ज्ञान, जिसको फिनेंशियल लिटरेसी कहते हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट लिटरेसी बढ़ाने की जरूरत है 10, 20, 50 लाख रुपए बैंकों में छोड़ देने और उस पर 2-2.5% का इंटरेस्ट ले लेने से कोई लाभ नहीं होता। तो कैसे हम अपने आप को बेटर, अपनी बचत का बेहतर इस्तेमाल कर सके बाजार में और बेहतर रिटर्न ले रखें, यह सीखना जरूरी है। क्योंकि बैंक आपके के पैसे को सुरक्षित रख सकते हैं पर आपके पैसे को बढ़ा नहीं पाएंगे, क्योंकि वो पैसा जहां, सही मानी में कैसे आत्मनिर्भर हुए, ये सीखने की जरूरत हाँ, वो वित्तीय आत्मनिर्भरता कैसे आए उसको समझने की, है। क्योंकि बैंक आपका पैसा जिन लोगों को देने जा रहे हैं उनके लिए वो कर्ज की दर सस्ती कर रहे हैं। उनको जो पैसा दे रहे हैं उस पैसे की वसूली अगले साल भर तक तो होनी नहीं, सरकार ने ही कह दिया है, तो बैंक आपको रिटर्न कैसे देगा, ये समझना जरूरी है। ये पहली चीज है जो सामान्य लोगों के लिए, जो हजारों लाखों डिपॉजिटर्स हैं बैंक में, जिनका कर्ज से कोई लेना देना नहीं है जो सिर्फ बैंक में पैसा रखते हैं और बैंक से ईमानदारी के साथ एक बेहतर रिटर्न चाहते हैं, खासतौर से सीनियर सिटीजन हैं या बाकी लोग हैं। दूसरी चिंता अर्थव्यवस्था में बड़े बड़े स्तर पर है कि भारतीय बैंक क्या इतना, जिस पर हमने पिछली बार चर्चा की थी, क्या भारतीय बैंक इतने बड़े पैमाने पर डेट फिनांस कर सकते हैं? क्या हम क्रेडिट फिनांस्ड इकोनॉमी सस्टेन कर सकते हैं? और किस सीमा तक हम घाटे में फंसी कंपनियों को, डूबती कंपनियों को, खराब रेटिंग वाली कंपनियों को बैंकों के जरिए लोन दिलाते रहेंगे? या हम ये कहेंगे भारत के कारपोरेट से कि आप थोड़ा रिस्क आप अपने फंड्स पे भी लेना शुरू करिए, आप ये आगे आइए। ऐसा नहीं कि सब कुछ बैंक पर जाए। अगर मान लीजिए 100% की कंपनी है तो 60% आपका होना चाहिए, 40% बैंक का होना चाहिए। तो कितना रिस्क हम बैंकों पे ले सकते हैं, ये सवाल हमें सोचना पड़ेगा। तो ये एक नीतिगत चुनौती है और ये चुनौती अगले 6 महीने में हमारे सामने खड़ी हो जाएगी, जब भारत को ये समझना पड़ेगा कि अर्थव्यवस्था में को बैंकों पर कितना निर्भर किया जाए, क्योंकि भारत के बैंक विदेशी बैंकों से बिल्कुल अलग हैं। भारत के बैंक जितनी पूंजी पर रिस्क लेते हैं उसमें 90% पूंजी डिपॉजिटर्स की है, बाजार से आने वाली पूंजी केवल 10% है। अमेरिका के बैंक जिस पूंजी पर रिस्क लेते हैं उसमें 50% से ज्यादा पूंजी बाजार से आती है या वहां के फेडरल रिजर्व से कर्ज ली जाती है। पर यह अलग चर्चा का विषय है। पर बैंक सुरक्षित है, पर बैंक में रखी हुई बचत पर रिटर्न की चुनौती है। रिटर्न की चुनौती है और आत्मनिर्भर होने की एक बात चल रही है। सरकार
नरेंद्र मोदी टीवी पर आते हैं और कहते हैं कि आग्रह करते हैं कंपनियों से कि नौकरी से ना निकालें, लेकिन कोई एक कदम उठता हुआ उस ओर नहीं दिखता है कि कंपनियां हमें और आपको, किसी को नौकरी से क्यों ना निकालें। कंपनियों के पास अपने आप को बचाने का एक पूरा फ्रेमवर्क मौजूद है, लेकिन आपकी हमारी नौकरी बचाने का फ्रेमवर्क शायद मौजूद नहीं है। ललन टॉप लगा हुआ है आपको अर्थात के जरिए कुछ कुछ चीजें, कुछ कुछ बातें, सब कुछ आप तक लाने के लिए। आपकी क्या राय बनती है इन बातों पर? सवाल क्या क्या आते हैं मन में, हमें बताइए, हम जवाब देंगे, हमें अच्छा लगता है जवाब देना। आप ललन टॉप को फॉलो करिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, साथ में फ्रेंड में है अंशुमान जी। सबको शुक्रिया। थैंक यू।